नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा की शपथ की। लेकिन हमारा विषय कहीं भी जो है वो पवन खेड़ा को लेकर या किसी दूसरे राजनीतिक मुद्दे को लेकर नहीं है। आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर राहुल गांधी को यह लगता है कि जब नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है और उसके बाद में जब वो प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देंगे तो शायद उनको प्रधानमंत्री का पद जो है वो मिल जाएगा। तो राहुल गांधी आश्वस्त है कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तब तक उनके लिए यह कुर्सी खाली होने वाली नहीं है। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुर्सी के हटने के बाद में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो फिर यह एक ठीक उसी तरीके का सवाल है जिसको लेकर हमेशा जो है वो बहस होती रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद कौन। ऐसी स्थिति में आप देखिए, कोई भी कॉरपोरेट घराना जो होता है या कोई कंपनी होती है और उसमें अगर लीडर तैयार नहीं किए जाते हैं तो एक समय के बाद में जिस लीडर के भरोसे वो कंपनी चल रही है उसके बंद होने की कगार, या हम कहें कि उस कगार पर आकर वो खड़ी हो जाती है। लेकिन अगर उस कंपनी ने मौका दिया अपने एम्प्लॉय को, उनको समझा, उनकी स्किल्स को, और उसके बाद में उनको लीडर बनने दिया, तो फिर ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत जो है वो आती नहीं है। तो राहुल गांधी की जो इस वक्त की जो कांग्रेस है, उससे पहले की कांग्रेस के ऊपर आप जाइए। कांग्रेस पार्टी में उस वक्त लीडर जो है वो तैयार किए गए और लीडर्स तैयार हो गए, और उन लीडर्स के नाम क्या थे आपको पता होगा। आप बात कर सकते हैं गुलाम नबी आजाद की, कपिल सिब्बल, कमलनाथ। ये वो लोग थे जिनको आगे बढ़ने दिया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अपने अपने राज्यों में कमान संभाली। लेकिन जब से 2004 से राहुल गांधी राजनीति में सक्रिय हुए हैं, एक तो राहुल गांधी की अपरिपक्वता और दूसरा जो है वो इनसिक्योरिटी। कांग्रेस पार्टी में जो सीनियर लोग थे, जो ज्यादा तजुर्बेकार थे, उनको साइड किया गया क्योंकि राहुल गांधी उनके सामने असहज होते थे। तो उन सबको निपटाकर एक नई कांग्रेस तैयार की गई। वो कांग्रेस तैयार की गई जिसका लीडर एक ही हो और वो भरोसा करे राहुल गांधी पर। और आज भी आप देखिए, उसी स्थिति में राहुल गांधी के पास में ऐसे ऐसे लोग आए, युवा नेता जिसको आप कह सकते हैं, सचिन पायलट, हेमंता बिस्वा शर्मा, जितिन प्रसाद, आप बात कर सकते हैं, बहुत सारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और लगा कि राहुल गांधी के बाद में ये युवा नेता जो है वो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की कमान संभालेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस रास्ते पर चली, इनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी सीमित हो गई। आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भरोसे चल रही है। वो मौका ही नहीं देना चाहते क्योंकि उनको यह लगता है कि अगर किसी दूसरे लीडर को मौका दिया गया तो फिर उनका राजनीतिक जो वर्चस्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो आप संसद में देखा होगा, ऐसे कई मौके आए, कई महत्वपूर्ण बिल आए जिसके ऊपर हमें लगा कि शशि थरूर या फिर किसी दूसरे कांग्रेसी नेता को जो अच्छा बोल सकते हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। कमान किसने संभाली? या तो राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी वाड्रा ने। लेकिन जिस सवाल का जवाब जो है वो हम बीजेपी से मांग रहे थे, आखिर वो बात जो है वो लागू होती है कांग्रेस पार्टी पर, बीजेपी पे लागू नहीं होती है। तो बीजेपी ने एक ऐसी नस्ल या एक ऐसी पौध तैयार कर दी जिसको आप नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हैं। और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ज्यादा रणनीतिकार और ज्यादा आक्रामक नजर आती है। तो फिर ऐसी सूरत में सवाल यह उठता है कि क्या उसके बाद कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? क्योंकि एक तरफ आप कांग्रेस पार्टी की तुलना करिए, जहां पर जब आप राजस्थान को देखते हो तो अशोक गहलोत सचिन पायलट को ऊपर आने ही नहीं दे रहे, उनको नेतृत्व करने का मौका ही नहीं दे रहे। और ऐसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ, अगर आप एक राज्य जिसके ऊपर मैं कांग्रेस पार्टी पर जब कहना चाहूं, वो है तेलंगाना।
इसके अलावा आप कर्नाटक देख लीजिए, आप हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, आप जो है वो तमाम तरीके के कांग्रेस पार्टी के राज्य देख लीजिए। और यही एक वजह है कि आज भी कांग्रेस पार्टी केरल में चुनाव होने के बाद भी इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। लेकिन हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की, तो सवाल फिर हमारा वहीं घूमकर आ जाता है कि इनके बाद कौन। तो सबसे पहला जो चेहरा निकलकर आया वो निकलकर आया देवेंद्र फडणवीस। 2014 में मुख्यमंत्री बने, नॉन मराठा जिसको आप कह सकते हो, उस समुदाय से आने वाले जो है वो मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद में 2019 में वापस लौटकर आए, लेकिन लौटकर मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि प्री पोल अलायंस था जिसमें सीटें बटी हुई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती तो शायद उसी वक्त देवेंद्र फडणवीस वापस जो है वो सरकार बनाते। और उस वक्त जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो स्थिति थी, या संजय राउत के कहने पर उद्धव ठाकरे की आप कह सकते हैं कि जो जज्बात जागे, जो भावनाएं जागी उस कुर्सी के लिए, शिवसेना महाविकास आघाड़ी में चली गई उस पार्टी के साथ जिसके साथ उसका कहीं भी जो है वो नेचुरल अलायंस नजर नहीं आता था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने हार नहीं मानी। एक बार लगा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन कहते हैं कि समंदर लौट कर आएगा। देवेंद्र फडणवीस ने उस रणनीति से जवाब दिया जिससे एनसीपी शरद पवार की पूरी पार्टी टूट गई और उद्धव ठाकरे घर के नहीं रहे ना घाट के रहे। और फिर उसके बाद में एक बार फिर उदय होता है भारतीय जनता पार्टी का। और आज आप स्थिति देखिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, भले ही उनको उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। और आज जिस स्थिति में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी है, आने वाले कुछ सालों तक या आप कहें कि एक दशक तक कम से कम जो है वो कि कोई दूसरी पार्टी सोच भी नहीं सकती। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अगली जनरेशन जो है वो तैयार कर दी। और देवेंद्र फडणवीस आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो उसमें जो है वो सबसे आगे अपना स्थान रखते हैं। फिर आते हैं हम उत्तर प्रदेश। कहते हैं कि सत्ता का जो रास्ता है, गलियारा है केंद्र का, वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य। और 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश इतना बदल जाएगा। लेकिन एक चेहरा योगी आदित्यनाथ, जिसको भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर आई और उसने साबित किया कि अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, वो किसी भी तरीके की ताकतों से लड़ सकता है। और उसके बाद में सत्ता को रिपीट करना, यह दिखाता है कि अपने बुत्ते पर योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, कट्टर हिंदुत्व या फायर ब्रांड नेता की अपनी जो छवि है उसको इस तरीके से तैयार किया है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव आसपास भी नजर नहीं आते। तो आप सोचकर देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य, और फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ, मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, ये राहुल गांधी के उस आप कह सकते हो उम्र के तकाचे के आसपास है। या तो वो 2 साल बड़े होंगे या तो फिर 2 साल छोटे होंगे। और ये राहुल गांधी के अगले जो कॉम्पिटिटर है वो तैयार हो रहे हैं। और वो आप स्थिति को समझ सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस, आप सोचकर देखिए कि एक अकेला व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र में विपक्ष को जो है वो तहस नहस कर दिया हो, योगी आदित्यनाथ सारी पार्टियों को एकजुट करके, और जिस तरीके से उन्होंने माफिया की कमर तोड़ी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर वो आए। और उसके बाद आप देखिए कि हर राज्य दर राज्य जिस भी राज्य में चुनाव होता है, तो अगर किसी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जहां पर जंगल राज हो, और तो वहां पर रैली करने के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो नरेंद्र मोदी से भी पहले लिया जाता है। ये डिमांड है योगी आदित्यनाथ की। तो सोचकर देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है उसका कांग्रेस पार्टी और ये विपक्ष मुकाबला कैसे करेगा। और फिर उसी क्यू में, उसी कतार में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने बड़े मार्जिन के साथ, या एक हम कहें कि 2/3 मेजोरिटी के साथ असम में हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार वापस बना लेंगे। परिस्थितियां आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे राज्य में जहां पर
लगभग जो है वो एक को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम एमएलए जीत कर आए हो। उस राज्य में 100 सीटों से या 126 सीटों वाली विधानसभा में 100 से ऊपर सीटें लेकर आना गठबंधन में हेमंता बिस्वा शर्मा अकेले दम पर। क्योंकि अकेला दम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में सबसे पहले पश्चिम बंगाल था। बड़े दिग्गज नेता जो है वो बंगाल में रुके हुए थे, चाहे वो लगातार नरेंद्र मोदी की रैलियां हो या फिर आप अमित शाह का 15 दिन का प्रवास हो। और आज वही हेमंता बिस्वा शर्मा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जिसको कांग्रेस पार्टी ने समझा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको फ्री हैंड दिया, उसको लीडर बनने दिया। उसने जो भी बयान दिए मंच के ऊपर, सार्वजनिक मंच पे या फिर जो है वो मीडिया बाइट्स में, कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने उसको अपोज नहीं किया। उसको बोलने दिया गया, उसको लीडर बनने दिया गया। और आज आप स्थिति देखिए कि किस तरीके का लीडर जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा है, नेक्स्ट जनरेशन। और फिर अगली कतार जिसको जो मुझे दिखाई दे रही है वो है शुभेंदु अधिकारी। पूर्व का एक महत्वपूर्ण राज्य, सबसे बड़ा राज्य, और जो अकेला जो है वो ममता बनर्जी के उस राज्य से, या मैं कहूंगा कि जिसकी जड़ें हिंसा से जुड़ी हुई हो, जिसकी जड़ें जो है वो डर से जो है वो सींची गई हो, और वहां पर एक तरीके से जो है वो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को धमकाया गया हो, डराया गया हो, ऐसे राज्य में सीधे ममता बनर्जी से टक्कर लेना। शुभेंदु अधिकारी चाहते तो वो भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन उन्होंने दूसरी बार जो है वो हिम्मत दिखाई कि वो भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगे और ममता बनर्जी को चुनाव हराकर दिखाएंगे। तो आप सोचकर देखिए आप इसको क्या कहोगे। और जैसे ही सत्ता में आए, पहली कैबिनेट में जो है वो ये फैसला कर देना कि बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग होगी। तो आज की परिस्थिति में, आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट कर रही है, और एक्सपेरिमेंट उस नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रही है। और उसको मुझे लग रहा है कि विपक्ष और बाकी की जो कांग्रेस वाले के साथ वाली पार्टियां हैं वो उसको समझ ही नहीं पा रही। क्यों नहीं समझ पा रही? क्योंकि कांग्रेस को राहुल गांधी ही चाहिए। इसके अलावा अगर किसी में ज्यादा स्किल्स है तो उसका राजनीतिक कैरियर जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। तो परिवारवाद और वंशवाद, तेजस्वी यादव, और आज देखिए कि आरजेडी की क्या हालत हो गई, क्योंकि तेजस्वी यादव से ऊपर आरजेडी में कोई नहीं जा सकता। ममता बनर्जी तो फिर अभिषेक बनर्जी, और अभिषेक बनर्जी ने पूरा जो है वो भट्टा बिठा दिया। तरुण गोगोई के बाद गौरव गोगोई, लेकिन सब कुछ जो है वो किसके भरोसे? राहुल गांधी को। जब राहुल गांधी को लगेगा कि ये चैलेंज है तो उसके बाद में, क्योंकि चैलेंज इससे पहले भी थे, माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट, अचानक से जो है वो आकस्मिक उनकी मौत हो जाती है रहस्यमयी तरीके से। तो कांग्रेस पार्टी का ये चलन रहा है कि किसी भी नेता को, किसी भी लीडरशिप को तैयार नहीं होने दिया जाता है। तो ये पार्टियां मुकाबला कैसे करेगी? और आप खुद जो है वो अगर राजनीतिक तौर पर अगर आप किसी पक्ष और विपक्ष की तरफ न जाकर अगर सही तरीके से इसका आकलन करोगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक बड़े नेता, एक बड़ा नाम, जिसको चुनावों में लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना, आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा कदम था। और फिर उसके बाद में मोहन यादव को एकाएक जो है वो उत्तर मध्य प्रदेश की कमान दे देना, यह इसलिए किया गया ताकि अगली जनरेशन शिवराज सिंह चौहान के बाद कौन होगा मध्य प्रदेश में उसको तैयार किया जा सके। वो होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है। राजस्थान, वसुंधरा राजे जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी, बावजूद इसके भजनलाल शर्मा को आगे किया गया। हरियाणा में जीतने के बावजूद या आप कहिए कि उससे पहले मनोहर लाल खट्टर, उनको उठाकर नायब सिंह सैनी को जो है वो नेतृत्व का मौका दिया गया। और आप देखिए कि नायब सिंह सैनी ने 6 महीने में वो चमत्कार किया जो शायद खट्टर भी ना कर पाए हो, और 10 साल के इंकम्बेंसी के बाद में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में वापस ले आए हो। तो फिर इसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी दल करेगा कैसे? और यही आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो हसीन सपने हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तो आप मानकर चलिए जब तक
ये राजनीतिक तौर पर संन्यास लेंगे या इनकी उम्र ये कहेगी कि अब राजनीति में आपका जो है वो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो उसके बाद में ये चार बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ, ये भारतीय जनता पार्टी और दो जो है वो एक टीएमसी से और कांग्रेस पार्टी से आकर अपने आप को पूरी तरीके से बीजेपी में डाल लेना और बीजेपी को उनकी स्किल्स को समझना और उनको आगे करना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2050 तक जो है वो जनरेशन को तैयार कर रही है, उनको मौका दे रही है कि आप जो है वो आगे बढ़े, हम आपके पीछे जो है वो खड़े हैं, और वो उसके ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा की शपथ जो है वो मुझे लगता है एक तरीके से विपक्ष की कब्र जो है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि विपक्ष आज भी उस स्थिति में नहीं है कि वो आत्म मंथन कर सके और यह समझ सके कि गलती कहां हुई है। 2014 के बाद से या 2004 के बाद से, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं तो तथ्य जो है वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप याद करिए 2004 को डीएमके, उसके बिना यूपीए की सरकार संभव नहीं थी, लेकिन आज उस डीएमके को साइड कर दिया गया। लेकिन मेरा इशारा उस तरफ भी नहीं है। आप याद करिए उस वक्त प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार कौन था? प्रणब मुखर्जी, सबसे बड़ा लीडर। लेकिन मनमोहन सिंह, चूंकि वो ज्यादा बोलते नहीं थे, चूंकि वो सोनिया गांधी को लगता था कि वो इनके इशारे पर काम करेंगे, इसलिए मनमोहन सिंह को आगे किया गया। और आप पलटकर स्थिति को देखिए, अगर प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने के बजाय कांग्रेस पार्टी मेहनत करती और उनको प्रधानमंत्री बनाती तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या होती? इसी से आपको जो है वो बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, कांग्रेस पार्टी की स्थिति को समझने का मौका मिल जाएगा। पी चिदंबरम, आप देखिए बहुत सारे ऐसे नेताओं के मैं नाम गिना सकता हूं, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया, क्योंकि अगर वो आगे आते तो राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके भी कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उसका परिणाम यह है कि कांग्रेस पार्टी को निपटाने में 10 साल लगे हैं लगभग, सही तरीके से अगर आप देखोगे। और इन विपक्ष को भी राहुल गांधी कितने साल में निपटाएंगे आप खुद जो है वो समझ सकते हैं। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।